नमस्कार साथियों। टीम सीसीआई एवं गुरुचेला पब्लिकेशन द्वारा आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से एक निःशुल्क पीडीएफ उपलब्ध करवाई गई थी। क्लास 6 से 10 तक की आरबीएससी की जो बुक्स है क्लास 6 से 10 तक उनकी बढ़ने वाले सारे संभावित प्रश्नों की एक पीडीएफ उपलब्ध करवा दी गई थी। भलीभांति आपने पढ़ लिया होगा उसको। इसी पीडीएफ को चैनल के माध्यम से भी उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं इसी श्रृंखला में क्लास 10 की यूनिट संख्या 6 जो है स्थापत्य एवं शिल्प के आयाम, इसी को लेकर चल रहे हैं जो महत्वपूर्ण पार्ट है आगामी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो आइए देखते हैं। पहला ही प्रश्न अपना, पाटड़ू का कुआं रेगिस्तान का जल महल कहलाता है, कहाँ स्थित है? वैसे नवीन जिला व्यवस्था के अनुसार भी देखा जाए तो जो बाटाड़ू है, बाटाड़ू तहसील बना दी गई है, तो बाटाड़ू तहसील जो है बाड़मेर में है। बाटाड़ू बाड़मेर। और इस बाटाड़ू कुएं का जो निर्माण है वो आजादी के समय कणदरी के महारावल थे गुलाब सिंह का जो निर्माण है वो गुलाब सिंह के द्वारा करवाया गया था। महारावल गुलाब सिंह। अटाड़ू का कुआं याद रखिएगा, नवीन जिला व्यवस्था के अनुसार भी बाड़मेर में ही शामिल है। विशाल पानी के टांकों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा? विशाल पानी के टांके। और इसके अलावा एक और शब्द आता है गुप्त सुरंगें। विशाल पानी के टांके और गुप्त सुरंगों के लिए जो दुर्ग प्रसिद्ध है वो दुर्ग है जयगढ़ जयपुर। और यहाँ जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है जय बाण तोप, जयगढ़ दुर्ग, जयपुर, और इस तोप के निर्माता जय सिंह। राज्य की सबसे कलात्मक चांद बावड़ी, सबसे बड़ी प्रसिद्ध जो चांद बावड़ी है वो है आबानेरी दोसा। आबानेरी कह सकते हो या इसे आबा नगरी कह सकते हो। इसके अलावा ध्यान रखिएगा एक चांद बावड़ी जोधपुर में भी है। चांद बावड़ी जोधपुर। लेकिन जो सबसे बड़ी और प्रसिद्ध चांद बावड़ी है वो आबानेरी में है। लेकिन एक चांद बावड़ी जोधपुर में भी है। सीटी एग्जाम ये प्रश्न भी अधीनस्थ बोर्ड द्वारा ही पूछा गया है। मेवाड़ महाराणा राज सिंह की रानी राम रसदे ने उदयपुर में कौन सी बावड़ी का निर्माण करवाया था? तीन ऐसी बावड़ियां हैं जिनका निर्माता रानियों का नाम बार बार पूछा जाता है, एक साथ आप नोट कर सकते हो इनको। पहली बावड़ी है आप त्रिमुखी बावड़ी। दूसरी बावड़ी है नौलखा बावड़ी। तीसरी बावड़ी है रानी जी की बावड़ी। त्रिमुखी बावड़ी देबारी में है, नौलखा बावड़ी भरपुर में है, और रानी जी की बावड़ी। त्रिमुखी बावड़ी का जो निर्माण है वो मेवाड़ महाराणा राज सिंह के समय होता है। नौलखा बावड़ी का निर्माण डूंगरपुर महारावल हासकरण के समय होता है, और रानी जी की बावड़ी का निर्माण बूंदी महाराव अनिरुद्ध सिंह के समय होता है। लेकिन ध्यान रहे इनके साथ में रानियों के नाम भी पूछे जाते हैं। तो देबारी बावड़ी का जो निर्माण है वो करवाया था राम रस दे ने। नौलखा बावड़ी का जो निर्माण है वो ध्यान रखिएगा प्रेमल दे। और रानी जी की जो बावड़ी है वो अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, नाथावत या नाथावती कह सकते। ये तीनों एक साथ आप नोट कर सकते हो, बार बार इनके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रानी रामरस दे ने उदयपुर में कौन सी बावड़ी का निर्माण करवाया था? तो ये बावड़ी है त्रिमुखी बावड़ी। पहला जो ऑप्शन है घोसुनी बावड़ी, ये है चित्तौड़गढ़ में। लाहिणी जो बावड़ी है, ये दोनों ऑप्शन एक ही बावड़ी के नाम है। और लाहिणी या सरस्वती जो बावड़ी है ये बावड़ी बसंतगढ़ सिरोही में है। डूंगरपुर के महारावल याद रखिएगा
राज्य की 3 ऐसी रियासतें जहां के शासक महारावल की उपाधि धारण करते थे। में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और जैसलमेर, ये 3 रियासतें थी जो जहाँ के शासक महारावल की उपाधि धारण करते थे। इसके अलावा एक उपाधि आती है महारावत, ये प्रतापगढ़ के शासक धारण करते थे। और महाराव बूंदी और कोटा, बार बार ये शब्द आएंगे तो इनको ध्यान में रखें। महारावल डूंगरपुर, बांसवाड़ा और जैसलमेर, महारावत प्रतापगढ़ और महाराव बूंदी और कोटा। डूंगरपुर महारावल की रानी प्रिमल या प्रेमल दे ने 9 लखा बावड़ी का निर्माण करवाया था, वो शासक थे आस्करण। तीनों एक साथ भी लिख लिया हमने। बूंदी की रानी जी की बावड़ी का निर्माण शासक अनिरुद्ध सिंह की रानी ने करवाया था, और वो रानी कौन थी? वो रानी है नाथावती या नाथावत कह सकते। तीनों एक साथ ही याद रखें। ये गैप सागर झील कहाँ स्थित है? गैप सागर झील डूंगरपुर झील, गैप सागर डूंगरपुर। ढेबर नाम की झील कौन सी है? किस झील का अन्य नाम है वो ढेबर है? ढेबर नाम की जो झील है वो है जयसमंद। ढेबर जयसमंद। और ये जो जयसमंद झील है ये नवीन जिला व्यवस्था के अनुसार कलुम्बर में है। नौ चौकी की झील का भाग है। ये जो नौ चौकी शब्द है ये राजसमंद झील का भाग है, और इसका निर्माण मेवाड़ महाराणा राज सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था, देवर माता के आशीर्वाद से। और इस झील राजसमंद झील की जो उत्तरी भाग है नौ चौकी, इस भाग पर विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति का नाम है राज प्रशस्ति। ये राज प्रशस्ति अंकित है। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है 25 शिला, 25 शिलाओं पर अंकित है। ये संस्कृत भाषा में है और इसके लेखक है रणछोड़ भट्ट तेलंग। राज प्रशस्ति की जो रचना की है वो रणछोड़ भट्ट तेलंग ने की है। तो नौ चौकी की झील का उत्तरी भाग है, तो ध्यान रखिएगा राजसमंद झील। और ये जो राजसमंद झील है ये है कांकरोली में, कांकरोली राजसमंद। जिला तो राजसमंद है, लेकिन राजसमंद जो जिला है, जिला मुख्यालय है वो कांकरोली में है। और यहाँ वल्लभ संप्रदाय का एक प्रमुख मंदिर भी है। बांध जिसका निर्माण अकाल राहत पीड़ित जनता को राहत प्रदान करने हेतु किया गया था। वैसे बांध जो नाम दिया गया वो झील के रूप में प्रयुक्त हुआ है। वो झील भी राजसमंद की है, ध्यान रखें। राजसमंद झील मेवाड़ महाराणा राज सिंह, मेवाड़ महाराणा राज सिंह प्रथम ने निर्माण करवाया था। और इनका शासन काल भी आप ध्यान रख सकते हो, बार बार पूछा जाता है, 1652 से 1680 तक। संगत बताइए। क्षत्रियों की बात हो रही है, ये स्थापत्य कला में ही। क्लास 10 की जो बुक्स है आरबीएससी की, में लाइन टू लाइन जितने प्रश्न बन सकते थे सारे प्रश्न बना रखे। और पिछले 2 साल से अधीनस्थ बोर्ड इस बुक से शायद ही बाहर गया हो, आप पेपर आराम से चेक कर सकते हो। तो इस बुक से बाहर नहीं गया, लंबी चौड़ी रामायण करने की भी आवश्यकता नहीं है इतिहास और कला संस्कृति में, यदि इसको ढंग से आप पढ़ पाते हो तो। ये क्षत्रियों की बात हो रही है। पहली क्षत्रिय है गेटौर, गेटौर के आगे लिखा है जयपुर। जयपुर के कछुआ राजाओं की जो क्षत्रिय वो है गेटौर में, और गेटौर जो है वो है नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी में। पहला कथन सही है। जसवंत थड़ा जोधपुर में है, और जसवंत थड़ा का जो निर्माण है वो सरदार सिंह ने करवाया था। सरदार सिंह के पिता का नाम था जसवंत सिंह सेकंड। जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में निर्माण करवाया था इनके पुत्र सरदार सिंह ने, जिसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। तो ये कथन भी सही है। छत्र विलास कोटा में है, ये भी सही है। बड़ा बाग जैसलमेर, बड़ा जिला जैसलमेर में, याद रखिएगा। बड़ा बाग के नाम की जो छत्रियां हैं भाटी राजाओं की छत्रियां हैं। और यहाँ भाटी राजाओं जो पहली छत्री है
तो जय सिंह की है। तो ये चारों कथन सही है। गेटौर जयपुर है, जसवंतथड़ा जोधपुर है, छत्रविलास कोटा है और बड़ा बाग जैसलमेर है। असंगत बताइएगा, छत्रियों की बात हो रही है। मूसी महारानी की छतरी, पहले की क्लास में भी इसी को पढ़ा हमने। मूसी महारानी की जो छतरी है 80 खंभों की छतरी है ये। निर्माण इसका विनय सिंह ने करवाया था। इसके अलावा एक विशेष बात याद रखें, फतह गुमंज अलवर में है। यह अधीनस्थ बोर्ड द्वारा ही अलग से पूछा गया। फतह गुमंज जो गुम्बद है, फतह गुम्बद, इसका जो निर्माण है वो अलवर में हुआ है। अलग से इसको नोट कर के रख सकते हो आप। इस प्रकार की कई चीजें सुमेलित में आती है तो नजर में नहीं रहती है। फतह गुम्बद जो है वो अलवर में है। गोपाल सिंह की छतरी करौली में है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। और सेठों की छतरी रामगढ़ सीकर। असंगत पूछा है तो इसमें से कोई असंगत नहीं है। मूसी महारानी 80 खंभों की छतरी और फतह गुम्बद अलवर में है। गोपाल सिंह की छतरी करौली में है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में है और सेठों की छतरी रामगढ़ सीकर में है। सारे कथन सही है। असंगत पूछा है तो कोई भी असंगत नहीं है इसमें। पालीवालों की छतरियां कहाँ हैं? पालीवाल ब्राह्मणों की जो छतरियां हैं वो है जैसलमेर में। प्रसिद्ध गांव है इनका कुलदरा गांव, जैसलमेर। कभी मौका मिले तो यात्रा कीजिएगा कुलदरा गांव जैसलमेर। दीवान शाह की दरगाह, दीवान शाह की जो दरगाह है वो कपासन चित्तौड़गढ़ में। इन क्लासों को यदि आपने पहले पढ़ रखा है तो स्पीड, वीडियो की स्पीड बढ़ा के भी फटाफट आप इनको देख सकते हो। कपासन चित्तौड़गढ़ में दीवान शाह की दरगाह है। कितने कथन सत्य है? मीठे शाह की दरगाह गागरौन झालावाड़ में है। सक्कर पीर बाबा हजरत हाजिब सक्कर पीर बाबा नरहड़ के धनी कह सकते हो, नरहड़ झुंझुनू, ये भी सही है। अब्दुल पीर की मजार भवानपुरा, वैसे इसका नाम है भगवानपुरा, ये है बांसवाड़ा में। अब्दुल पीर का पूछा जाए तो बांसवाड़ा होगा और इसके अलावा अब्दुल्ला खां का पूछा जाए तो वो होगा अजमेर। पहले की क्लास में भी इसकी चर्चा कर ली थी हमने। मीरा साहब की दरगाह जो है वो है बूंदी में। इसके अलावा एक और शब्द आएगा मीरान साहब की दरगाह, वो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। सैयद हुसैन खिंगसवार। कितने कथन सत्य है इसमें? चारों कथन सत्य है। मीठे शाह की दरगाह गागरों ने, शक्कर पीर बाबा नारायण के जो धनी है सुनो, अब्दुल पीर भगवानपुरा बांसवाड़ा है। और अब्दुल्ला खां का पूछा जाए वो अजमेर होगा। और मीरा साहब की दरगाह बूंदी। और इसके अलावा मीरान साहब की दरगाह, वैसे दोनों बूंदी और अजमेर दोनों ऑप्शन साथ में नहीं आते हैं। मीरान साहब की जो दरगाह है वो तारागढ़ अजमेर में। ख्वाजा फकरुद्दीन की दरगाह, ख्वाजा फकरुद्दीन की जो दरगाह है वो सरवाड़, और सरवाड़ पड़ता है अजमेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ही ये रिश्तेदार है। इनकी जो दरगाह है वो सरवाड़ अजमेर में है। अब्दुल्ला खां का मकबरा, अभी जैसे बात की अब्दुल्ला पीर का पूछा जाए तो वो बांसवाड़ा है। और अब्दुल्ला खां की बात करें तो वो है अजमेर। अब्दुल्ला खां अजमेर और अब्दुल्ला पीर बांसवाड़ा। फिर अगला है किस जिले की हवेलियां? स्थापत्य कला की बात हो रही है। क्षत्रियों के बाद छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद हवेलियों की बात हो रही है। किस जिले की हवेलियां पत्थर की जाली, लोहे की जालियां तो आपने देखी होगी, लेकिन ये बात हो रही है पत्थर की जाली और कटाई के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। पत्थर की जालियां हैं। चौखट तो आपने पत्थर की देखी होगी, लोहे की देखी होगी, लेकिन यहाँ जाली जो है वो भी पत्थर की बनी है। इस प्रकार की जो हवेलियां हैं स्थापत्य कला की दृष्टि से प्रसिद्ध है वो है जैसलमेर। 3 प्रसिद्ध हवेलियां जैसलमेर में, उन हवेलियों की ही चर्चा हो रही है। जैसलमेर में स्थित हवेलियां नहीं है। कौन सी हवेली जैसलमेर में नहीं है? पहला ऑप्शन है सालिम सिंह की हवेली, रतमल की हवेली, पटवों की हवेली, और चौथा है चार चौक की हवेली। ये तीनों हवेलियां जैसलमेर में। चार चौक की जो हवेली है ये है लक्ष्मणगढ़ में।
लक्ष्मणगढ़, सीकर, 4 चौक की हवेली। सालिम सिंह नथमल की हवेली एवं पटुओं की हवेली, ये तीनों जो हवेलियां हैं ये जैसलमेर में। बंसी पहाड़, बंसी पहाड़ का जो पत्थर है भरतपुर। बंसी पत्थर से निर्मित हवेलियां कहाँ कहाँ, यानी कौन से जिलों की जो हवेलियां हैं वो बंसी पहाड़ भरतपुर का जो पत्थर है उनसे निर्मित है। ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा, जो नजदीक के हैं वही है, करौली है, भरतपुर है और उधर है कोटा। ये ऑप्शन, इस टाइप के भी प्रश्न बनते हैं। करौली, भरतपुर और कोटा, जहाँ की हवेलियों का जो निर्माण है वो बंसी पहाड़ भरतपुर के पत्थर से हुआ है। किस संप्रदाय के मंदिर हवेली कहलाते हैं? किस संप्रदाय के मंदिर हवेली कहलाते हैं? औरंगजेब के समय जब हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा था उस समय वल्लभ संप्रदाय के जो मंदिरों का निर्माण हुआ उन पर शिखर बनाना बंद कर दिया था, हवेली के रूप में ही बनाना शुरू किया था ताकि आसानी से किसी को पता भी नहीं चले। किस संप्रदाय के मंदिर हवेली कहलाते हैं? वल्लभ हवेली मंदिर। फिर इस प्रकार का और शब्द है हवेली संगीत, इसका हो जाएगा मंदिर का संगीत। वल्लभ संप्रदाय में जो मंदिर बने थे वो हवेली कहलाते थे। कर्ण सिंह बच्छावत द्वारा निर्मित बच्छावतों की हवेली किस जिले में है, जो 16वीं सदी में निर्मित थी? हवेली की बात करें, हजार हवेलियों का शहर, हजार हवेलियों का शहर है बीकानेर। लेकिन याद रखिएगा, हवेलियों के लिए प्रसिद्ध शहर की बात करें तो वो है जैसलमेर। बीकानेर में है तो हजार, लेकिन हवेलियों के लिए जो प्रसिद्ध शहर है वो है जैसलमेर। तो कर्ण सिंह बच्छावत द्वारा निर्मित जो हवेली है, कर्ण सिंह की हवेली, वो हो जाएगी बीकानेर। मोहता, मुंदड़ा एवं रामपुरिया हवेली, बात यह है कि हवेलियों का यदि प्रश्न आसानी से आ जाता है तो ठीक है, बाकी हवेलियों की तो कोई पार नहीं है, क्योंकि अकेले बीकानेर में 4 हवेलियां हैं। और ये लिस्ट सहित भी आपको मिल जाएगी, लेकिन इतनी लंबी चौड़ी रामायण नहीं करनी है। इसकी जगह गणित या इंग्लिश के 2 प्रश्न ज्यादा सही कर लोगे तो लेवल बराबर हो जाएगा, क्योंकि इनकी कोई पार नहीं है। 1000 हवेलियां याद भी कर लो और उसके बाद भी प्रश्न सही हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है। मोहता, मुंदड़ा एवं रामपुरिया हवेली, इसको विशेष याद रख सकते हो। रामपुरिया की जो हवेली है ये बीकानेर में है। बीकानेर की हवेलियां लाल पत्थरों से निर्मित है, यहाँ से भी इस टाइप के प्रश्न बनते हैं। बीकानेर की हवेलियां निर्मित है लाल पत्थरों से। इनकी सजावट हेतु मुगल, यूरोपीय एवं कौन सी चित्रशैली का प्रयोग हुआ है? तो याद रखिएगा, बीकानेर की हवेलियां लाल पत्थरों से निर्मित है और इन हवेलियों की दीवारों पर सजावट हेतु मुगल, यूरोपीय एवं किशनगढ़ चित्रशैली के चित्रों का प्रयोग किया गया। किशनगढ़ चित्रशैली। रूप निवास, भगत, जालान, पोदार एवं बघेरिया की हवेलियां इस प्रकार के। हवेलियों में एक समस्या ये भी है कि जिलेवार न पूछकर कस्बेवार पूछी जाती है। रूप निवास, भगत, जालान, पोदार एवं बघेरिया की हवेली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, ये हवेलियां नवलगढ़ झुंझुनू, नवलगढ़ झुंझुनू। नाथूराम पोदार, सेठ जयदयाल केडिया एवं सीताराम सिगतिया की हवेलियां कहाँ स्थित है? उस बुक्स को भी यदि आप साथ में देखते हो तो आधे एक पेज में हवेलियां दे रखी है, लेकिन इस प्रकार का ये मामला कि कस्बे बार पूछी जाती है तो थोड़ी सी मुश्किल आती याद करने वालों को। नाथूराम पोदार की जो हवेली वो बिसाऊ, बिसाऊ झुंझुनू। सेठ लालचंद गोयनका, लालचंद गोयनका की जो हवेली है वो है ढूंढलोद झुंझुनू। क्योंकि जो शेखावटी की हवेलियां वो अपने भित्ति चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध है, ओपन आर्ट गैलरी के नाम से भी प्रसिद्ध शेखावटी इन हवेलियों के कारण। सेठ राधा कृष्ण एवं केसर देव कानेडिया की जो हवेली है वो कहाँ स्थित है? एक जैसे ही ऑप्शन है, अधिकतर शेखावटी के ऑप्शन आते हैं। सेठ राधा कृष्ण एवं केसर देव कानेडिया की जो हवेली है वो है मुकुंदगढ़। संगत बताइएगा हवेलियों का ही प्रश्न अगला। पगड़िया की हवेली चिड़ावा, सोने चांदी की हवेली माहनसर झुंझुनू, इसको विशेष रूप से आप याद रखिएगा।
सोने चांदी की जो हवेली है वो महनसर पंसारी की हवेली, श्री माधोपुर सीकर, चार चौक की हवेली, लक्ष्मणगढ़ सीकर। संगत बताइएगा, सारी संगति है 1 2 3 4। असत्य कथन का चयन कीजिए। चेतन राम की हवेली लक्ष्मणगढ़, गोरीलाल बियाणी की हवेली सीकर, ताराचंद रुइया की हवेली रामगढ़ और नंदलाल देवड़ा की हवेली फतेहपुर। असंगत तो इसमें से कोई है नहीं, सारे सही है। इनको बार बार यदि पढ़ते हो तो ये थोड़ी बहुत याद रह जाएगी। इस प्रकार की हवेलियां हैं, ये इस प्रकार की हवेलियां हैं। आप समझ सकते हो कि पड़ोसियों को भी पता नहीं है कि इस पर हमारे पड़ोस में कोई हवेली है और लोग याद करते हैं, परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार के हालात है कई हवेलियों के। माल जी का कमरा पूछ देख लो, नाम कमरा है लेकिन ये हवेली है वैसे। तो माल जी का कमरा याद करो, कोई और पूछ लेंगे। माल जी की जगह प्रेम जी का, भोम जी का, कुछ भी लेंगे। हवेलियों में कोई पार नहीं है। आरपीएससी में ऐसे कई प्रश्न पूछे जाते हैं जो एग्जाम आने के बाद ही पता चलता है कि हवेलियां भी प्रसिद्ध है। फिर भी अधीनस्थ बोर्ड एक लिमिट तक ही सवाल पूछता है। पिछले 2 साल का देखा जाए तो हालांकि 2015 से 18-19 तक के सवाल अलग लेवल के आए थे। 2020 के बाद का पैटर्न है, उस अनुसार बात की जा रही है। तो माल जी का कमरा, मंत्रियों की हवेली और राम निवास गोयनका। इसके अलावा एक जय दयाल गोयनका की भी हवेली है यहाँ, जय दयाल गोयनका। ये हवेली कहाँ स्थित है? तो माल जी का कमरा याद रखिएगा, शायद वन रक्षक भर्ती में ये प्रश्न भी पूछा गया था, कहीं मिल जाएगा आपको। माल जी का कमरा कहाँ स्थित है? माल जी का कमरा चूरू में है। मंत्रियों की हवेली रामनिवास एवं जय दयाल गोयनका की हवेली चूरू। जोधपुर की प्रसिद्ध हवेली नहीं है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे अध्यापक भर्ती 3rd ग्रेड में राजस्थानी साहित्य का भी एक पार्ट है, उसमें कई बार जैसे सब लिखा नहीं, उसकी जगह केवल ये लिखते हैं नी। कौन सी प्रसिद्ध, जोधपुर की कौन सी प्रसिद्ध हवेली नी है? नहीं की जगह नी शब्द भी आता, कई बार नजर में भी नहीं आता, ध्यान रखिएगा। राजस्थानी में देखोगे तो नी शब्द ही लिखेगा। बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर में है। पोखरण की हवेली, अब इस बात पर आप गौर करें, पोखरण जैसलमेर में है लेकिन पोखरण जो हवेली है वो जोधपुर में। प्रकार की कुछ और हवेलियां हैं, जैसे कि शाहपुरा। शाहपुरा है तो भीलवाड़ा में, लेकिन हवेली जो है वो उदयपुर में। जैसे कि बागोर, बागोर भीलवाड़ा में लेकिन हवेली उदयपुर में है। उसी प्रकार यहाँ याद रखें कि पोखरण जैसलमेर में है लेकिन पोखरण जो हवेली है वो जोधपुर में। राखी हवेली भी जोधपुर में। ये जो चौथी है चार चौक की हवेली, ये है लक्ष्मणगढ़, लक्ष्मणगढ़ सीकर। चार चौक की हवेली जो जोधपुर में नहीं। बागोर की हवेली, लॉजिक से काम नहीं चलेगा, बागोर भीलवाड़ा में है लेकिन बागोर की जो हवेली है वो है उदयपुर में। इस बागोर की हवेली में राज्य की सबसे बड़ी पगड़ी, सफा पगड़ी रखी हुई है। जयपुर की प्रसिद्ध हवेली नहीं है, यानी नहीं है। नाटाणियों की हवेली है, रत्नाकर पुंडरी की हवेली, प्रताप नारायण की हवेली, जय दयाल गोयनका की हवेली। ये जय दयाल गोयनका की हवेली चूरू। जय दयाल गोयनका गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक थे और इनकी जो हवेली है वो है चूरू। ये नाटाणियों की हवेली और रत्नाकर पुंडरी की हवेली अभी हाल ही में अधीनस्थ बोर्ड ने पूछी। कर्ण महल, शीश महल, अनूप महल, सबसे आप प्रश्न कर सकते हो। अनूप महल, बीकानेर महाराजा अनूप सिंह, जिनका जो शासन काल है वो बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णिम काल भी कहलाता है और यहाँ इनका राजाओं का राज्याभिषेक भी होता है। तो अनूप महल जो है वो बीकानेर में। कर्ण महल, शीश महल, रंग महल और अनूप महल बीकानेर। मेवाड़ महाराणा जिनके समय का प्रीतम निवास महल प्रसिद्ध है, महाराणा प्रताप, कर्ण सिंह, जगत सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह द्वितीय। बता सकते हो आप इस प्रश्न का उत्तर? प्रीतम निवास जो है वो जगत सिंह सेकंड के समय का है। जग मंदिर उदयपुर किसके समय का निर्माण है? कल भी जो से पहले की क्लास थी उसी में मैंने बात की थी।
एक है जग मंदिर और एक है जग निवास। ये दोनों पिछोला झील में, पिछोला झील उदयपुर। पहले याद रखना, पहले मंदिर फिर आएगा निवास। निवास करते हैं तो पहले लोग मंदिर जाते हैं, पूजा आराधना करते हैं, तो पहले आएगा मंदिर। जग मंदिर का निर्माण कर्ण सिंह ने प्रारंभ करवाया था। कर्ण सिंह के बाद जो शासक बने जगत सिंह प्रथम, इनके समय निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। तो इस ऑप्शन के अनुसार जग मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ, तो ऑप्शन के अनुसार उत्तर हो जाएगा कर्ण सिंह। निर्माण कार्य कर्ण सिंह ने शुरू करवाया था, जगत सिंह प्रथम के समय पूर्ण होता है। जगत सिंह प्रथम पहले आएंगे, फिर आएगा निवास। तो निवास का जो निर्माण है वो जगत सिंह ने करवाया था, जगत सिंह सेकंड। सिटी पैलेस नाम से प्रसिद्ध महल है, सिटी पैलेस। पैलेस महल, शहर के जो महल, सिटी पैलेस। जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर। सिटी पैलेस के नाम से जो प्रसिद्ध महल है वो एक तो है जयपुर में और इसके अलावा है उदयपुर में। एक और दो, सिटी पैलेस के नाम से प्रसिद्ध जयपुर और उदयपुर। जयपुर शहर की जो स्थापना होती है होती है 1727 में, सवाई जय सिंह। और उदयपुर की जो स्थापना होती है वो होती है 1530 ईस्वी में। जल महलों की नगरी किसे कहते हैं, जल महलों की नगरी कहा जाता है किला। एक जो पहले भरतपुर में था। और डी के जल महलों का निर्माण महाराजा बदन सिंह के समय होता है। इसमें भी कई बार डाउट रहता है क्योंकि शासक बदन सिंह थे, लेकिन बदन सिंह के समय जो निर्माण कार्य है वो महाराजा सूरजमल, उस समय राजकुमार थे। सूरजमल ने निर्माण कार्य सूरजमल ने करवाए थे, लेकिन जो शासक की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर बदन सिंह ही होगा, क्योंकि राजा बदन सिंह थे और राजकुमार सूरजमल थे। निर्माण कार्य जैसे लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर का निर्माण 1733 ईस्वी में वो भी सूरजमल ने करवाया था, लेकिन उस समय सूरजमल राजा नहीं थे, राजा बनते हैं 1756 ईस्वी में। उससे पहले निर्माण कार्य करवा दिया था, उस समय शासक बदन सिंह थे। तो इस प्रकार का प्रश्न आए जल महलों की नगरी राजा की दृष्टि से पूछे तो बदन सिंह होगा, और बदन सिंह ऑप्शन में नहीं हो तो सूरजमल हो जाएगा, क्योंकि राजा की बात करें तो बदन सिंह थे, राजकुमार थे सूरजमल। यस। मौर्यकालीन गोल बौद्ध मंदिर, जैसे पहले की क्लास में भी हमने एक बात की थी, राजस्थान में जो मौर्य संस्कृति यानी बौद्ध संस्कृति स्थल है, उन स्थलों में पहला जो मुख्य स्थल आता है वो आता है बैराट। बैराट सभ्यता स्थल से बौद्ध मंदिरों के अवशेष मिले हैं। चीनी यात्री वेनसांग ने भी बौद्ध संस्कृति का प्रमुख केंद्र होने के कारण बैराट की यात्रा की थी, और इसके लिए प्रोली ये ताले या कह सकते हो पार यात्र शब्द का प्रयोग किया था। पार यात्र। प्राचीनतम वैष्णव मंदिर के अवशेष कहाँ से मिले हैं, राजस्थान में वैष्णव धर्म की जो जानकारी देने वाला प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो मिला है नगरी चित्तौड़गढ़ से। नगरी चित्तौड़गढ़ का जो अभिलेख है, टुंडी अभिलेख, ये अभिलेख है जो राजस्थान में प्राचीनतम वैष्णव धर्म की जानकारी देता है। राजपूताना में 8वीं सदी से प्रारंभ क्षेत्रीय शैली मंदिर स्थापत्य की जो शैलियां हैं, उन शैलियों की यदि हम बात करें तो एक शैली आती है द्रविड़ शैली, जो है दक्षिण भारत की। दूसरी है नागर शैली, ये है उत्तरी भारत की। इन दोनों का जो मिला जुला रूप है वो शैली बेसर शैली कहलाती है। इसके अलावा उत्तरी भारत में नागर शैली के ही भाग के रूप में जो शैलियां विकसित हुई, नागर शैली की उपशैलियों के रूप में
में एक आता है भूमिज शैली, के अलावा गुर्जर प्रत्यार शैली। आठवीं सदी के प्रारंभ में जो क्षेत्रीय शैली का विकास हुआ उस शैली है महामारू शैली। महामारू शैली, या ये कह सकते हो जो गुर्जर प्रत्यार शैली है इस शैली के दो भाग हैं। पहला भाग है महामारू शैली और दूसरी है मारू गुर्जर। महामारू जो शैली है इसका विकास होता है 8वीं सदी से 12वीं सदी, और मारू गुर्जर या इस शैली को बोल सकते हो आप सोलंकी शैली। इस शैली का विकास होता है 11वीं से 13वीं सदी। और ये जो मारू गुर्जर शैली है इस शैली को ही मंदिर निर्माण का स्वर्णिम काल कहा जाता है। 11वीं से 13वीं सदी का जो समय है वो राजस्थान में मंदिर निर्माण की दृष्टि से स्वर्णिम काल है, और उस समय की जो शैली है वो कहलाएगी मारू गुर्जर या इसी को बोल सकते हो सोलंकी शैली। और इससे पहले यानी गुर्जर प्रत्यार राजवंश का प्रतिनिधित्व करने वाली जो शैली है वो कहलाती है महामारू शैली। ओसिया जोधपुर में स्थित मंदिर नहीं है। कौन सा मंदिर ओसिया जोधपुर में नहीं है? पहला ऑप्शन है सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर ओसिया में है। हरिहर मंदिर ये भी ओसिया में है। सचियाय माता मंदिर ये भी ओसिया में है। चौथा ऑप्शन दे रखा है जोगणिया माता। जोगणिया माता का जो मंदिर है वो भीलवाड़ा मांडलगढ़ रास्ते पर है। जोगणिया माता मंदिर भीलवाड़ा जो ओसिया में नहीं है। गुर्जर प्रत्यार शैली का कामेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? कामेश्वर महादेव मंदिर ये आउआ पाली में है। और ये कामेश्वर जो महादेव मंदिर है 1857 क्रांति के समय जो एरिनपुरा सैनिक छावनी या आहुआ के जो क्रांतिकारी थे उनकी गतिविधियों के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। एक आहुआ में एक तो मंदिर था कामेश्वर और दूसरा था उगाली माता। ये दोनों मंदिर 1857 के समय आहुआ के क्रांतिकारी विद्रोही सैनिकों की गतिविधियों के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। तो ध्यान रखिए कामेश्वर महादेव मंदिर जो है आहुआ पाली में। निम्न में से कौन से मंदिर जो गुर्जर प्रत्यार शैली में, जैसे ये शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर गुर्जर प्रत्यार शैली, अभी जैसे हमने बात की गुर्जर प्रत्यार शैली के दो भाग हो गए। पहला भाग हो गया महामारू शैली और दूसरा भाग है मारू गुर्जर, या इसी को बोल सकते हो सोलंकी शैली। अब ध्यान रहे सीधा सा शब्द लिखा हो गुर्जर प्रत्यार शैली, इसका मतलब आपको ये समझना है कि गुर्जर प्रत्यार लिखा है इसका मतलब होगा महामारू शैली तो पहले है 8वीं से 12वीं सदी और ये है 11वीं से 13वीं सदी। गुर्जर प्रत्यार शब्द लिखा है वहां आपको समझना है कि महामारू शैली की बात हो रही है। महामारू शैली में मंदिर है रणछोड़ राय जी मंदिर खेड़, खेड़ पड़ता है बालोतरा में। नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर, वैसे नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर दो जगह है, जसनगर केकिंद ये है नागौर में, हर्षनाथ मंदिर सीकर, नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर पारानगर। पारानगर को आप राजौरगढ़ भी बोल सकते हो और ये राजौरगढ़ है अलवर में। गुर्जर प्रत्यार कालीन ये मंदिर है और सोमेश्वर मंदिर किराड़ू बाड़मेर। गुर्जर प्रत्यार शैली कहो या महामारू शैली कह सकते हो, इस शैली में निर्मित जो अंतिम भव्य मंदिर है वो किराड़ू का सोमेश्वर महादेव मंदिर है। तो ये सारे के सारे जो मंदिर है रणछोड़ राय जी खेड़, नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर जसनगर केकिंद या किसकिंदा बोल सकते हो नागौर, नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर पारानगर राजौरगढ़ अलवर और आसनाथ मंदिर सीकर, सोमेश्वर महादेव मंदिर किराड़ू, ये सारे के सारे गुर्जर प्रत्यार शैली यानी कि महामारू शैली के मंदिर है। गुर्जर प्रत्यार शैली का अंतिम एवं सबसे भव्य मंदिर
अंतिम सबसे भव्य मंदिर जो है गुर्जर प्रतिहार शैली, जहां भी शब्द आए आपको याद रखना है, ये है महामारू शैली, वो है सोमेश्वर मंदिर किराड़ू। गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर जिनकी निर्माण शैली, प्रश्न पूछ रहे हैं गुर्जर प्रतिहार काल, गुर्जर प्रतिहार काल के मंदिर है लेकिन उनकी शैली गुर्जर प्रतिहार शैली से भिन्न है, ऐसे कौन से मंदिर है तो गुर्जर प्रतिहार काल के, लेकिन उनके जो निर्माण की शैली है वो गुर्जर प्रतिहार कालीन से। बाडोली के मंदिर, नागदा का सास बहु यानी सशस्त्र बाहु मंदिर, जगत सलूम्बर का अंबिका यानी जगत अंबिका माता मंदिर, और चौथा है किराड़ू का सोमेश्वर। अभी जो आपने पढ़ा कि किराड़ू का सोमेश्वर जो मंदिर है वो है महामारू शैली का, तो इसको छोड़ दीजिए। बाकी के जो मंदिर है वो गुर्जर प्रतिहार काल के तो हैं, लेकिन शैली है वो गुर्जर प्रतिहार काल से भिन्न है। वैसे जो डिटेल है क्लास 10 में ही दे रखी है, लेकिन इसमें कई बार ऐसे प्रश्न आए हैं तो उसमें इनको महामारू के रूप में भी मान लिया गया है। तो 4 नंबर को छोड़ दीजिए, 1, 2 और 3। राजस्थान में मंदिर निर्माण का स्वर्णिम काल, जिस समय सर्वाधिक और सर्वश्रेष्ठ मंदिर बने थे, मंदिर निर्माण का जो स्वर्णिम काल है वो है मारू गुर्जर या सोलंकी शैली, और इसका समय है 11 से 13वीं सदी तक। यह है मंदिर निर्माण का स्वर्णिम काल राजस्थान में, 11 से 13वीं सदी। सोलंकी यानी कि मारू गुर्जर शैली का विकास हुआ 11 से 13, और इससे जो पहले है वो है महामारू, और वो है 8 से 12। मंदिर जो मारू गुर्जर यानी सोलंकी शैली में बने हुए, रणछोड़ राय जी मंदिर, ये तो अभी आपने पढ़ा है, ये है महामारू शैली में। नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर, एक पारानगर में है और एक नागौर में है, दोनों महामारू शैली के हैं। सचियाई माता मंदिर और समीदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़, ये दोनों जो मंदिर है 3 और 4, ये मंदिर है मारू गुर्जर यानी कि सोलंकी शैली के। इनको थोड़ा सा गौर से देख लीजिए, कई बार अच्छे तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तरी भारत की जो शैली है मंदिर निर्माण की, नागर शैली, उसी शैली का उपभाग एक है भूमिज शैली। इस भूमिज शैली में निर्मित जो सबसे राजस्थान का सबसे जो प्राचीन मंदिर है भूमिज शैली का, और वो मंदिर है सेवाड़ी का जैन मंदिर पाली, सेवाड़ी पाली। इसके अलावा ये मंदिर भी इसी शैली के हैं, लेकिन सबसे प्राचीन पूछा जा रहा है तो इसके अलावा भूमि शैली के जो मंदिर उसमें महानालेश्वर मंदिर मैनाल, मैनाल जल प्रपात जो है मैनाल, वो है रावड़दा ग्राम पंचायत, डेंगू पंचायत समिति, और जिला है चित्तौड़गढ़। मैनाल जल प्रपात की बात हो रही है, जो झरना है वो रावड़दा ग्राम पंचायत बेंगू पंचायत समिति जिला चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। इसके अलावा बणदेवरा के मंदिर 12 में है, रामगढ़ 12, और इसके अलावा उड़ेश्वर महादेव मंदिर बिजोलिया, ये भी भूमि शैली के हैं। कौन से मंदिर जो भूमि शैली में है? सेवाड़ी का जैन मंदिर पाली, महानालेश्वर मैनाल, बणदेवरा के मंदिर 12, उड़ेश्वर महादेव मंदिर बिजोलिया भीलवाड़ा। तो ये चारों के चारों जो मंदिर है भूमि शैली के, लेकिन आज तक जो प्रश्न पूछा गया वो ये है कि भूमि शैली में निर्मित जो सबसे प्राचीन मंदिर वो कौन सा, वो है सेवाड़ी का जैन मंदिर पाली। जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध वर्माण स्थल कहाँ स्थित है? बता सकते हो आप? पाली, सिरोही, नागौर, चित्तौड़गढ़। वर्माण जो स्थल है वो है सिरोही में। चांदखेड़ी का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? स्थल के रूप में भी याद कर सकते हो। चांदखेड़ी का जो जैन मंदिर है वो झालावाड़ में, चांदखेड़ी झालावाड़।
पाली स्थित जैन मंदिरों हेतु प्रसिद्ध नहीं है कौन सा स्थल? जैसे पाली में पंचतीर्थ के नाम से भी अलग अलग स्थानों के मंदिर है, सामूहिक रूप से पंचतीर्थ बोला जाता है। घाणेराव, मुच्छला महावीर जी, नाडोल, पाली, नारना, पाली, जांगलू, ये जो स्थान है गांव पड़ता है एक बीकानेर में। और महाभारत काल में जो जांगल प्रदेश था वो बीकानेर जोधपुर के बीच का क्षेत्र था, तो ये जांगलू का संबंध पाली से नहीं है, ये बीकानेर का है। एकलिंग जी मंदिर, एकलिंग जी मंदिर उदयपुर, कैलाशपुरी उदयपुर, के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है कैलाशपुरी स्थित लकुली संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। राजस्थान में लकुली संप्रदाय या इसी संप्रदाय को आप पाशुपत संप्रदाय कह सकते हो। पाशुपत संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र है वो है एकलिंग जी मंदिर। एकलिंग जी मंदिर कैलाशपुरी जयपुर। और इस मंदिर के जो संस्थापक इस संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे लकुलिस। संस्थापक होने के कारण इस संप्रदाय को लकुलिस संप्रदाय भी कहा गया। तो याद रखिएगा पाशुपत संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे लकुलिस मुनि, इस कारण इस संप्रदाय का नाम हो गया लकुलिस संप्रदाय। कैलाशपुरी स्थित लकुलिस संप्रदाय का ये प्रमुख केंद्र है एकलिंग जी मंदिर। एकलिंग जी मंदिर का जो निर्माण है वो बप्पा रावल ने करवाया था। बप्पा रावल की गुरु का नाम था हरित ऋषि। बप्पा रावल के जो गुरु थे हरित ऋषि, उनका संबंध था इस पाशुपत संप्रदाय से। तो बप्पा रावल ने अपने गुरु हरित ऋषि के लिए एकलिंग जी मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर का निर्माण करवाया था, ये भी कथन सही है। इस मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है वो महाराणा रायमल ने प्रदान किया था, ये कथन भी सही है। मंदिर के निकट महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर है, ये कथन भी सही है। तो याद रखिएगा राजस्थान में एकलिंग जी का जो मंदिर है कैलाशपुरी उदयपुर में है, ये किस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है? तो याद रखें पाशुपत संप्रदाय। और पाशुपत संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे लकुलिस मुनि। बप्पा रावल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, किसके लिए करवाया पूछा जाए तो बप्पा रावल के जो गुरु थे उनका नाम था हरित ऋषि और वो पाशुपत संप्रदाय से संबंध रखते थे। राजस्थान का खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध मंदिर जो है वो है किराड़ू। आत्मा गांव, ग्राम पंचायत आत्मा, पंचायत समिति रामसर बाड़मेर, जहां शैव एवं वैष्णव धर्म के मंदिर है। शैव एवं वैष्णव धर्म के कुल 5 मंदिर है और इन 5 मंदिरों में से जो प्रसिद्ध है वो सोमेश्वर महादेव मंदिर है किराड़ू। और जो किराड़ू के मंदिर है ये महामारू गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित अंतिम भव्य मंदिर भी है। आमेर दुर्ग, आमेर जयपुर के राजा मान सिंह की रानी ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। याद रखिएगा आमेर के राजा थे मान सिंह। मान सिंह के पुत्र का नाम था जगत सिंह। मान सिंह अकबर के समय बंगाल अभियान पर थे। उस दौर में इनके पुत्र जगत सिंह का देहांत हो जाता है और मान सिंह की जो रानी थी, रानी का नाम था कनकावती। कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में आमेर में जगत शिरोमणि नाम से मंदिर बनवाया था, जगत शिरोमणि। और मान सिंह जब चित्तौड़ अभियान पर थे, चित्तौड़ अभियान से एक भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा लेकर आते हैं। काले पत्थर की प्रतिमा थी, काले पत्थर की प्रतिमा मानसिंह चित्तौड़गढ़ से लेके आते हैं और उस प्रतिमा की स्थापना करते हैं जगत शिरोमणि मंदिर में। यहाँ मानसिंह द्वारा चित्तौड़ से लाई गई मीराबाई द्वारा पूजित गिरधर गोपाल की प्रतिमा स्थापित। तो सवाल पूछा जाए इस प्रतिमा की पूजा मेवाड़ में मीराबाई द्वारा की जाती थी, वो प्रतिमा वर्तमान में किस मंदिर में स्थापित है? तो वो मंदिर है जगत शिरोमणि मंदिर, ये आमेर में है। इसका निर्माण मानसिंह के समय हुआ और निर्माता रानी का नाम है कनकावती। कनकावती ने इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। देलवाड़ा जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और ये स्थल सिरोही में है, आबू पर्वत, माउंट आबू सिरोही। देलवाड़ा का विमल वसई मंदिर,
किसको समर्पित है? देलवाड़ा में प्राचीन जैन मंदिरों की बात करें तो यहाँ 5 मंदिर है, जिसमें पहला विमल वसई मंदिर, दूसरा है लूण वसई मंदिर, तीसरा है शीतलहर हिमाशाह मंदिर, चौथा पार्श्वनाथ जी मंदिर और 5वां है महावीर जी मंदिर। इन 5 मंदिरों में से जो सबसे प्राचीन मंदिर है वो विमल वसी मंदिर है। इन मंदिरों का जो निर्माण है वो गुजरात के चालुक्य राजाओं ने करवाया था। विमल वसई जो मंदिर बना है वो बना 1031 में, और इसके ठीक 200 वर्षों बाद लूण वसई मंदिर का निर्माण होता है। लूण वसई विमल वसई मंदिर किसको समर्पित है? जिसका निर्माण चालुक्य राजा भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने 1031 में करवाया था। तो याद रखिएगा, पहला मंदिर है विमल वसई, और शुरुआत करें तो ये मंदिर है ऋषभ देव जी को समर्पित, या ऋषभ देव जी को आप आदिनाथ जी कह सकते हो। 5 में से पहला मंदिर, और ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर है, ऋषभ देव जी को मंदिर समर्पित है। ये देलवाड़ा का जैन मंदिर जो 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी को समर्पित है। इसका निर्माण चालुक्य राजा वीर धवल के मंत्री वास्तुपाल एवं तेजपाल ने कब करवाया था? यह है पहला जो मंदिर है ये विमल वसई। विमल वसई मंदिर के 200 वर्ष बाद 1230-31 के लगभग इस मंदिर का निर्माण होता, और यह है लूण वसई। इस मंदिर की बात करें तो ये हो जाएगा 1230-31। गुर्जर प्रत्यार कालीन हर्षद माता आबानेरी मंदिर जो मूलतः किससे संबंधित था? हर्षद माता का जो मंदिर है आबानेरी दोसा चांद बावड़ी भी वहीं है। ये मूल रूप से जो मंदिर था ये भगवान विष्णु का मंदिर था। इस टाइप के कई बार ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि मंदिर मूल रूप से किसका था और बाद में वर्तमान जो प्रतिमा वो किसकी है, तो ये मूल रूप से भगवान विष्णु का मंदिर था। हूण राजा तोरमाण के पुत्र मिहिर कुल के द्वारा निर्मित पंचायतन शैली का बाडोली का शिव मंदिर की जिले में है। बाडोली की जो शिव मंदिर है वो है चित्तौड़गढ़ में। और विशेष बात याद रखें कि इन बाडोली के शिव मंदिरों में जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है घाटेश्वर महादेव मंदिर। घाटेश्वर महादेव मंदिर उत्तर हो जाएगा इसका चित्तौड़गढ़। हाड़ौती के खजुराहो या कह सकते हो मिनी खजुराहो, राजस्थान का मिनी खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध वेदवंशीय प्रसिद्ध मंदिर वेदवंशीय राजा मलय वर्मा द्वारा निर्मित है। बंडदेवरा के मंदिर किसको समर्पित है? जो पंचायतन शैली के प्रसिद्ध मंदिर बंडदेवरा के जो मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है। इन्हें राजस्थान का मिनी खजुराहो या हाड़ौती का खजुराहो कह सकते हैं, और इनका निर्माण वेद वंशीय राजा मलय वर्मा के द्वारा करवाया गया था। राणकपुर मंदिर पाली जैन मंदिर के संबंध में सत्य कथन बताइए। ये मंदिर प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ जी यानी ऋषभ देव जी को समर्पित है, ये बात सही है। दूसरा कथन है कि इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के काल में, किसके काल में होता है? याद रखें, महाराणा कुंभा के काल में धरणीक शाह पोरवाल के द्वारा करवाया गया। पहली बात, राणकपुर मंदिर कहाँ पर है? पाली। किसको समर्पित है? आदिनाथ या कह सकते हो ऋषभ देव जी। किसके समय निर्माण होता है? महाराणा कुंभा के समय। और ये मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? धरणीक शाह पोरवाल के द्वारा। और इस मंदिर को खंभों का अजायब घर कह सकते हो क्योंकि यहाँ 1444 खंभे। और इस मंदिर का जो शिल्पी है वह है दीपाक। दीपाक राणकपुर मंदिर का शिल्पी है। इसके अलावा जैसे मंडन जो शिल्पी है वो कुंभलगढ़ दुर्ग का है। जैता जो शिल्पी है
वो विजय स्तंभ का है। ये तीनों पूछे गए कई बार। रणकपुर जैन मंदिर का शिल्पी दीपाक है। कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी है वो मंडन है। और विजय स्तंभ का जो शिल्पी है वो है जैता। और इसे चौमुखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। 1444 स्तंभों पर टिका हुआ भगवान आदिनाथ यानी ऋषभ देव जी को समर्पित महाराणा कुंभा के समय निर्मित ये मथाई नदी और माद्री पर्वत, मथाई नदी के निकट ये मंदिर है। माद्री पर्वत जो है उसके पास धरणिक शाह पोरवाल के द्वारा निर्मित। और इस मंदिर के जो शिल्पी है वह है दीपाक, या कई बार दीपा शब्द भी आया है, जिसमें सारे कथन सही है। शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? उसिया, आहोर, चाकसू, आमेर। शीतला माता का जो मंदिर है वो उसिया जोधपुर में। उदयपुर नागदा के विष्णु मंदिर सहस्त्र बाहु विष्णु मंदिर यानी 1000 भुजाओं वाले भगवान विष्णु। और उसी मंदिर को कहा जाता है सास बहू का मंदिर का निर्माण 1026 ईस्वी में गोहिल राजा यानी गोहिल राजा के द्वारा करवाया गया। मलय वर्मा, श्रीधर, तेज सिंह, समर सिंह। इस मंदिर का जो निर्माण यानी इन मंदिर समूह में कुछ मंदिरों का जो निर्माण है वो गोहिल शासक श्रीधर के द्वारा करवाया गया है। मौर्यकालीन स्थल, राजस्थान की बात हो रही। मौर्यकालीन जो स्थल भव्य नगर योजना इस बात की साक्षी है कि 3री सदी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी भव्य नगरों में शामिल रहा था। मौर्यकालीन स्थल जो राजस्थान से संबंधित है, पहला ऑप्शन है विराटनगर और दूसरा मध्यमिका। विराटनगर को बैराट कह सकते हो नवीन जिला व्यवस्था के अनुसार, कोटपुतली बहरोड। और मध्यमिका इससे आप नगरी बोल सकते हो, नगरी चित्तौड़गढ़ सीवी जनपद की राजधानी रही है। तो ये जो दोनों स्थल है जो मौर्यकालीन संस्कृति से जुड़े हुए हैं, पहला और दूसरा। राजस्थान के स्थल जो गुप्त और गुप्तोत्तर काल की नगरीय वैभव के साक्षी रहे हैं, यानी राजस्थान के कौन से जो स्थल है या राजस्थान के आसपास के जो स्थल जो यहाँ की संस्कृति यानी गुप्त और गुप्तोत्तर काल की संस्कृति के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध है, तो उन स्थलों की बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है मैनाल, अमझेरा, डबोक और नोह। ये नोह पड़ता है भरतपुर में। तो ये चारों स्थान हैं जो गुप्त और गुप्तोत्तर काल की संस्कृति के परिचायक है। मैनाल, अमझेरा, डबोक और नोह। राजस्थान का कौन सा शहर जो 9 वर्ग सिद्धांत यानी समकोण ग्रिड प्रणाली पर जो निर्मित शहर है वो है जयपुर। जयपुर नगर के संस्थापक थे सवाई जय सिंह। नींव रखी गई 18 नवंबर 1727 को। और जो नींव रखने वाले पंडित जी थे उनका नाम है जगन्नाथ सम्राट, और ये थे महाराष्ट्र के पंडित। और जयपुर शहर के जो वास्तुकार थे उनका नाम है विद्याधर भट्टाचार्य। ये बंगाली पंडित थे। 1727 जयपुर नगर 1727 के वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य, और इन्होंने नींव रखी थी विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर नगर 1727 की नींव रखने वाले थे जगन्नाथ सम्राट। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय के लेखक है जयनक। विजय काव्य में किस शहर की तुलना इंद्रपुरी से की गई है? पृथ्वीराज विजय की बात करें तो वो होगा अजमेर। जलाशय जो सर के नाम से प्रचलित है, सर। बीकानेर और जैसलमेर, बीकानेर के बहुत सारे ऐसे गांव हैं, उन गांवों के पीछे सर शब्द का प्रयोग होता है। जैसे आप देख सकते हो लिखमादेसर, मालासर, कुंद्रासर। बहुत सारे ऐसे गांव हैं बीकानेर के आसपास के जिनके पीछे सर शब्द आता है। और ये जो सर शब्द है ये जलाशय जल की उपलब्धता से जुड़ा हुआ है। तो बीकानेर और जैसलमेर के आसपास
जलाशयों को सर कहा जाता है और गांवों के नाम भी उन जलाशयों के आधार पर रखा गया। जैसे बाड़मेर के आसपास के जो ऐसे जलाशय हैं, उनके लिए पार शब्द का प्रयोग होता है। पार, बॉर्डर बॉर्डर के जो गांव है, अधिकांश गांवों के जो नाम है वो पार शब्द, गांवों के नाम का जो पीछे का शब्द है वो पार आता है।